अगर मैं वो घर नहीं बोलती, अगर मैं रिक्वेस्ट नहीं करती, अगर मैं ये नहीं कहती कि मुझे खेलने दो, तो मैं वहाँ नहीं होती। तो वो एक कदम बहुत कुछ बदल सकता है। मैंने कुछ चेंज नहीं किया, मेरी खुशी कहाँ रह गई कि वो खुश होके ये बोलते थे कि तू खुश तो हम खुश। प्रेशर आ गया कि ख़त्म सब, तेरी जॉब बंद, ग्राउंड जाना बंद, सब बंद। आपने अक्सर फुटबॉल और क्रिकेट की चर्चाएं सुनी होंगी, पर आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है एक ऐसी प्लेयर जिन्होंने उस टाइम पे रग्बी को चुना जब शायद रग्बी में लोग महिलाओं को इमेजिन भी नहीं कर सकते थे। प्रिया बैसला, जो इंडिया टीम की कोच हैं और रेफरी भी हैं, उन्होंने इंडिया को एशियन गेम्स में रिप्रेजेंट किया है। आज हम उनसे जानेंगे उनकी जर्नी कैसी थी और उन्हें किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। अगर आपको इस टाइप की स्टोरीज देखना पसंद है या सुनना पसंद है तो हमारे यूट्यूब चैनल बेटी और अम्मा को सब्सक्राइब करें। तो आज हमारे साथ मौजूद है प्रिया बैसला जी। प्रिया जी, आपका जो है बेटी और अम्मा में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए। मैंने ना आपके बारे में ये सुना है कि आप ना जो रग्बी वर्कशॉप हो रही थी उसमें ऐसे मुफ्त का खाना बट रहा था, तो वो खाना खाने के लिए आप गई थी। तो कैसे हुआ कि फिर उसके बाद महिला रग्बी में आपने जो है अपनी जगह बना ली? पूरी जर्नी क्या थी आपकी? बेसिकली क्या था कि मैंने जब स्टार्ट किया था एज अ प्लेयर, तो मैंने एथलेटिक्स स्टार्ट किया था स्कूल में। तो स्कूल में 2-3 साल स्पोर्ट्स खेला एथलेटिक्स के अंदर। देन मैं कॉलेज जब मैंने ज्वाइन किया तो कॉलेज में मेरे साथ फ्रेंड्स का क्या था कि यार ऐसा है, एक ना रग्बी की वर्कशॉप हो रही है, एक गेम है और उसमें क्या करना है, उसमें हर तरह का प्लेयर चाहिए जो भाग सकता है तेज, या फिर जो टैकल मार सकता है, या फिर कोई कबड्डी खेलता है, या फिर रेसलिंग खेलता है। ऐसा स्पोर्ट्स है। 2 दिन की वर्कशॉप है, गाड़ी में लेके जाएंगे, वहाँ पे हमें खिलाएंगे एंड खाना भी मिलेगा एंड ऑल ऐसे करके। मैंने कहा चलते हैं यार, कॉलेज का फर्स्ट ईयर था। मैंने कहा ठीक है यार चलते हैं, हमें क्या जाएगा, मुफ्त का वहाँ खाने को मिलेगा, देख के आएंगे कैसी रग्बी होती है, क्योंकि उससे पहले मुझे पता ही नहीं था कि रग्बी एक्चुअल में होती कैसी है। देन हम सारे फ्रेंड्स चले गए वहाँ। 2 दिन मैंने वर्कशॉप अटेंड किया। वर्कशॉप में खाने को फ्री का मिला, बढ़िया हमने खाया। एंड जैसे ही मैंने वो स्पोर्ट्स को देखा, वो बॉल मैंने जब देखी ना, मैंने कहा यार बड़ी डिफरेंट बॉल है, लाइक उसकी शेप अलग है। अगर हम देखें जितने भी अदर स्पोर्ट्स हैं, सबकी शेप जो है एक गोल में है ना, बट इसकी ओवल शेप में है, अंडे जैसी आकार की है। तो मैंने यार बड़ा डिफरेंट गेम है। एंड प्लस इसके अंदर इंप्रेसिव चीज़ क्या है कि इसके अंदर हर तरह का प्लेयर अंदर खेल सकता है। लाइक कोई छोटे साइज़ का है, कोई बड़े साइज़ का है, कोई हैवी वेट है, कोई पतला है, तो सब खेल सकते हैं। एंड कोई भी किसी को भी टैकल मारे, लाइक आपको फुल जोश में अंदर खेलना है, मारो पीटो और खेलो। तो मैं कहा ये बेस्ट है यार, अपना जितना गुस्सा है फील्ड में आओ, खेलो, मारो एंड एंजॉय करो। तो वहाँ से मेरे को लगा कि यार ये वाला डिफरेंट स्पोर्ट्स है, इसको खेलते। तो इस तरीके से मेरा इंटरेस्ट रग्बी की तरफ जाता रहा एंड इस तरीके से मैंने रग्बी शुरू करी। पहले से स्पोर्ट्स खेलती थी या सडनली कॉलेज में आके सीधे ही रग्बी खेलना स्टार्ट कर दी? मैंने 8th क्लास तक तो गली के स्कूल में पढ़ाई की है, प्राइवेट में। तो वहाँ तो स्पोर्ट्स का कल्चर कभी था ही नहीं, तो स्पोर्ट्स के बारे में कुछ पता ही नहीं था। एंड बस वही 5 भाई बहन पढ़ रहे हैं, बस चल रहा था काम, इस तरीके से था। देन जब मेरे फादर ने मुझे गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन कराया 9th क्लास में, तो मेरा स्कूल था 7-8 किलोमीटर दूर घर से, तो बस से जाना आना करना पड़ता था। तो मैं स्कूल में मेरे कुछ फ्रेंड्स मिले मुझे ऐसे जो स्पोर्ट्स के अंदर थे, एंड दे वर लाइक कि चलना तू भी, स्टेडियम लेके जाएंगे, वहाँ पे कोई भी इवेंट कर ले, मेडल वेडल मिलेगा, काइंड ऑफ ऐसे करके। तो मेरे को वहाँ उनको देख के जोश आया। मैंने कहा चलना क्या जाता है, एक तो स्कूल की तरफ से बाहर घूमने को मिल जाएगा और देखते हैं कैसे स्पोर्ट्स होता है, कैसे करना होता है, क्या होता है, इवेंट कैसे करना होता है, सब कुछ। तो मैंने वहाँ से 9th क्लास में पहली बार एथलेटिक्स के अंदर पार्टिसिपेट किया था। इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स हुए थे, जोनल लेवल पे हुआ था, तो वहाँ मेरा मेडल आ गया। तो मेडल आने के बाद मुझे मोटिवेशन मिल गया, यार मेरा तो मेडल आ गया, मैं तो तेज भागती हूँ, ऐसे करके। तो देन वहाँ के बाद मैंने इंटर जोनल खेला, इंटर जोनल में भी मेडल आ गया। तो फिर वहाँ से मेरा स्पोर्ट्स के अंदर जो है ना इंटरेस्ट आ गया कि यार स्पोर्ट्स करते हैं। तो मैंने फिर 9 से लेके 12 तक एथलेटिक्स में प्रैक्टिस की। मैं 400 मीटर का इवेंट करती थी। जब मैं 11th क्लास में थी फिर मैं एक नेशनल भी खेल के आई, ओपन नेशनल एथलेटिक्स का। 12 तक मैंने एथलेटिक्स के अंदर प्रैक्टिस की, स्टेडियम जाना 2 घंटे घर से दूर। मेरा घर है बुराड़ी में, सुल्तानपुरी पड़ता है दिल्ली में एक जगह। बस से 2 घंटे ट्रैवल करते थे, 2 घंटे की ट्रेनिंग, देन वापस 2 घंटे आते थे। तो ये जर्नी 4 साल हमने ऐसे की एथलेटिक्स के अंदर।
फिर 12th में मुझे हुआ कि मैं कुछ ऐसे कॉलेज में एडमिशन लूँ जहाँ पे स्पोर्ट्स का कल्चर हो या स्पोर्ट्स बैकग्राउंड का हो, या फिर मैं और भी अपनी कैरियर उसके अंदर चुन पाऊँ। तो इसलिए फिर जो मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया है वो भी अच्छे कॉलेजेस में आता है, स्पोर्ट्स कॉलेज के अंदर। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक ही वो फिजिकल एजुकेशन का कॉलेज है, वो गवर्नमेंट के अंडर है। तो एथलेटिक्स के साथ मैंने शुरू किया था कॉलेज की जर्नी, बट रग्बी मुझे मिल गई एक वर्कशॉप से, एंड वहाँ से मैंने रग्बी खेलना शुरू किया। अच्छा, जैसे आप ये बात बता रहे, मेरे ख्याल से ये बात है 2009 से 12 के बीच की बात है। हाँ, 2011 में मैंने कॉलेज ज्वाइन किया, फर्स्ट ईयर था मेरा। एंड फर्स्ट ईयर के अगस्त की बात है ये, कि जब हमें ये वर्कशॉप कराई गई, कि वर्कशॉप के बाद क्या हुआ, उन्होंने बोला कि 10 दिन का कैंप लगाया जाएगा रग्बी का, और वो तुम्हारे कॉलेज में ही होगा। मैं कहा बेस्ट है। तो हमें 10 दिन वहाँ पे उन्होंने प्रैक्टिस कराई, डेली 1 घंटे वो हमें प्रैक्टिस कराते थे। तो वहाँ पे जब प्रैक्टिस कराई, 10 दिन की ट्रेनिंग थी, तो उसमें फिट थे हम, बढ़िया फर्स्ट ईयर में थे, यंग एथलीट्स थे, तो एक अलग ही जोश होता है, खेल लेते हैं। तो रग्बी का एक नेशनल था पहला, 2011 में दिल्ली की टीम गई थी, मेरा सिलेक्शन हो गया और वो नेशनल खेल के भी आ गई। पर यह है कि कुछ इतना बेसिक नॉलेज नहीं थी, बस ऐसे ही बास्केटबॉल की तरह खेल के आ गए, फैक फूक के आ गए बोलो को। पर वहाँ से एक इंटरेस्ट जगह, यार इंटरेस्टिंग है यार। वो मेरा पुणे में था 2011 में, पहली बार जब मैंने खेला, तो वहाँ जाके पता लगा यहाँ से ना सिलेक्शन होता है इंडिया कैंप्स के लिए, यहाँ से प्लेयर्स को चुनते हैं नॉलो करके। तो जब मैं उस टूर्नामेंट से आई वापस, तो मुझे ये हो गया कि यार 2012 में फिर टीम जाएगी। तो मेरे को एक वो हो गया कि तेरे पास ये समय है, तू मेहनत कर, तुझे इंडिया कैंप में नाम लेना है अपना, तुझे मेहनत करनी है, तुझे इंडिया कैंप में सिलेक्ट लेना ही लेना है। तो मेरा माइंड सेट हो गया था। तो फिर मैंने वहाँ से शुरू किया, एंड 2012 में मेरा पहली बार इंडिया कैंप के लिए नाम आ गया। जो हमारा इंडिया कैंप लगता है, तो वो पुणे में था 2012 में। वो 50 डेज़ का कैंप था, 55+ प्लेयर थे। तो मैं टॉप 15 में थी, बट मैं टीम में सेलेक्ट नहीं हुई 2012 में पहली बार। तो मेरा इंडियन टीम में सिलेक्शन नहीं हुआ था, बट बहुत अच्छा ओवरऑल परफॉर्मेंस रहा मेरा वहाँ पर वो मेरे को ड्रॉप डाउन कर गया कि यार मैं सेलेक्ट क्यों नहीं हुई, मेरे को इंडियन टीम में सेलेक्ट होना था। एंड बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए थे माइंड में, अब तो शादी वादी ना कर दे मेरी, तो इस तरीके से था। तो इस तरीके से 2012 में ड्रॉप डाउन आया, तो फिर मेरा माइंड सेट हो गया था कि नेक्स्ट कैंप आया तो मैं तो सिलेक्शन लेके ही मानूंगी भाई, मेरे को अब ड्रॉप डाउन नहीं चाहिए। तो देन मेरा पहली बार 2013 में इंडियन टीम के लिए सिलेक्शन हो गया। अच्छा, मैं ना आपसे एक्चुअली ये पूछने वाली थी कि जैसे ये जो आपने बताया ना अपनी स्कूल वाली बात, ये 2007-8 की बात है, और उस टाइम पे ना मतलब महिलाओं को ऐसे पेरेंट्स ही रोक देते थे, कहाँ जा रही है खेलने के लिए। बच्चियों को ना, मतलब लड़कियों की अगर हम बात करें, लड़कों को तो फिर भी बोल देते थे ठीक है खेलो, हाँ लड़कियों को हाँ। बोलते क्या करोगे सीख के, ये वो घर का काम करो, ये सीखना है। तो उस टाइम पे मतलब आपके पेरेंट्स ने कैसे आपको सपोर्ट करा? मतलब अक्सर मैंने देखा है ऐसा होता है। देखो, जैसे अगर एवरेज निकालें, तो जैसे मैं जिस फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं बाउंडेशंस की लड़कियों को क्यों ही खिलाना है, नो ऐसे करके। एंड बट जब मैंने स्कूल के अंदर स्टार्ट किया था ना, तो ऐसा कोई इशू नहीं रहा कि लाइक तुम स्पोर्ट्स मत करो, ऐसा नहीं है। बट लेकिन उस स्पोर्ट्स तुम करो, बट उसकी उसके उसके अराउंड बहुत सारी बाउंडेशंस बना दी हैं कि लाइक तुम्हें शॉर्ट्स नहीं पहनना है, बॉयज़ फ्रेंड्स नहीं बनाने हैं, लेट नहीं आना है, घर जल्दी पहुंचना है। तो एक तरफ तो ये था कि हाँ अलाउड है तुम्हें खेलना, बट उसके साथ साथ तुमने इतने सारे लाइक क्राइटेरियाज बना दिए हैं कि अब हमें खेलना भी है, और ये सारे जो अदर स्ट्रेस हैं वो फालतू के हमें दे भी दिए हैं कि इसके बिहाफ पर ही तुम्हें खेलना है। हम 3 सिस्टर हैं, तो 3 सिस्टर 2 भाई, बड़ी फैमिली है। मम्मी पापा हैं, पापा अकेले कमाने वाले दिल्ली जैसे शहर में। तो ये था कि अब इनको पढ़ना है। तो मेरी जो सिस्टर्स हैं, पढ़ाई सबने की, पढ़ाई में किसी को कोई रोक टोक नहीं थी, बट लेकिन कोई भी रेगुलर कॉलेज नहीं पढ़ा है, कोई बाहर जाके नहीं पढ़ा है। मैं पहली, अब जिसको लड़ना है कि मुझे रेगुलर कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो मेरे को स्कूल में मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन जब मैंने 12th पास की और मेरे को ये था कि मुझे फिजिकल एजुकेशन कॉलेज में एडमिशन लेना है। अब वो कॉलेज था रेगुलर, और मेरे घर से 2 घंटे दूर, और जाना है बस से धक्के खाते हुए। तो मैंने पहली बार मैंने अपने भैया को बताया कि भाई मुझे ना इस कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो पहला तो एक तो उनका यही था
कि रेगुलर कॉलेज में एडमिशन क्यों लेना है, ओपन से पढ़ ले। फिर मैंने समझाया कि मैंने 4 साल कोई स्कूल के अंदर मैंने भाई खेला है वेला है, तो मेरा मन है कि मैं स्पोर्ट्स कॉलेज के अंदर ही जाऊँ और उसी के अंदर फिजिकल एजुकेशन में स्पोर्ट्स के अंदर अपना कैरियर बनाऊँ। तब तक तो रग्बी भी नहीं आई थी ज़िंदगी में। तो उन्होंने मेरे को छुटते नहीं बोला, देख एडमिशन तो तेरा करवा दूंगा, पर मुझे ना कुछ उल्टा सीधा सुनने को नहीं मिलना चाहिए। तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फील आउट हो गई कि यार अगर शायद, क्योंकि उस टाइम पे कहाँ कोई फैमिली में इतना सपोर्ट करता है, फिर आप छोटे हो और बड़े भाई होते हैं या बड़ी बहन होती है तो उनका माइंडसेट अलग होता है थोड़ा सा, और भाई थोड़े से सीरियस होते हैं, स्ट्रिक होते हैं थोड़ा सा, ठीक है। वो सिचुएशन, वो दौर ऐसा था कि मे बी वो उस सिचुएशन के बिहाफ पे बोल रही हूँ, ठीक है। आज वो बिल्कुल चेंज है, आज लाइक वो मेरे को फ्रंट फुट पे रख के मेरे साथ रहते हैं। तो जैसे उन्होंने ये बोला ना, मेरे को बहुत बुरा लगा कि यार शायद इसकी जगह वो ये बोल देते कि तू जा एडमिशन ले और अपना खेल, मैं हूँ ना, कर लेंगे, पापा को मैं मना लूँगा रेगुलर एडमिशन के लिए। तो इस तरीके से परमिशन मिली मुझे कि रेगुलर कॉलेज में तुझे एडमिशन लेना है। तो एक तो माइंड में घुस गया अब कि भाई कॉलेज में एडमिशन लिया है, गलती से कुछ बात ना चली जाए, गलती से कुछ सुनने को ना मिल जाए, गलती से कोई ऐसी चीज़ हमारी शिकायत ना हो जाए तो घर बैठा देंगे। तो ये स्ट्रेस पहले ही दे दिया, समझ रहे हो। तो ये चीज़ मेरे को लगता है कि यहाँ पर ही होना चाहिए था, भाई तुम करो, हम संभाल लेंगे। तो थोड़ा सा अगर ये चीज़ें हो जाती या होती तो इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता जितना थ्रू आउट द जर्नी मैंने किया, क्योंकि वहीं पे एक पॉजिटिव एटीट्यूड आ जाता है ना। तो ये इशू रहा, क्योंकि गर्ल्स को इतनी जल्दी स्पोर्ट्स के अंदर उस समय पे नहीं भेजते थे। उस टाइम तो मेरे ख्याल से स्पोर्ट्स को करियर भी नहीं मानते थे, करियर होता है, स्पोर्ट्स को कैरियर मानते नहीं थे। स्पोर्ट्स वही वाला जो डायलॉग मारते हैं, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। तो ये डायलॉग बहुत चला है और ये हमारे दौर से ही चलता आया है। और आज भी ऐसा नहीं है कि ये बदल चुका है, बहुत जगह बदल चुका है कि अब तुम खेलोगे कूदोगे तो बन जाओगे साहब, काइंड ऑफ लाइफ फिट हो जाओगे। लेकिन बहुत जगह आज भी ऐसा है कि तुम क्या ही खेल रहे हो, क्यों ही खेल रहे हो, क्या ही मिल रहा है हर तरह की दुनिया है। तो उस समय पे निकालना घर से ही बहुत बड़ी बात है। पर ओवरऑल जैसे फैमिली ने ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कि तुम खेलो ही मत या निकलो ही मत, लेकिन बाउंडेशंस बहुत रही, बहुत बाउंडेशन रही। हाँ, तो गर्ल्स के लिए यार उनको हर जगह तो एक तो प्रूव करना पड़ जाता है कि नहीं हम कर लेंगे, हमें प्लीज़ करने दो, हमें प्लीज़ बहुत करना पड़ता है। और वही चीज़ लड़कों को प्लीज़ नहीं करनी पड़ती, उनको ज़बरदस्ती भेजेंगे जा खेल जा खेल, उसका मन नहीं होगा, उसको करना कुछ और है, पर उसको ज़बरदस्ती बोलेंगे जा खेल। लेकिन वही अगर दूसरी साइड पे लड़की है तो उसको प्लीज़ करना पड़ जाता है कि यार मुझे खेलने दो, रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है। अगर उसको कैरियर भी चुनना है, उसको कुछ करना है, उसके लिए रिक्वेस्ट क्यों। तो मेरा तो वहीं से मेरे को था कि भाई मुझे तो करना है, मैं तो रुकने से रही, मेरे को तो करना है। तो 2012, क्योंकि क्या था मेरी सिस्टर की शादी 2012 में हुई है, हम 3 बहन, तो दोनों की जब शादी हो रही थी तो ये था डंडा कि दोनों की हो रही, इसकी भी कर देते हैं। हाँ, पेरेंट्स अक्सर ऐसे सोचते नहीं कि यार चलो इन दो की होगी, इनकी भी कर देते हैं, फटाफट से निपट जाएंगे हम। हाँ, तो यही था, मेरे घर में भी यही सिस्टम था, इन दोनों की हो रही तेरी भी कर देते हैं। तो मैंने कहा भाई मुझे नहीं करनी है। मैंने कहा मेरा इंडिया कैंप में सिलेक्शन हुआ था, मैं खेली नहीं, 2012 में सिलेक्ट नहीं हुई। तो मेरे को प्रेशर हो गया कि भाई अगली बार तूने नहीं खेला तो तेरे तो फेरे पड़ जा रहे हैं, तेरी शादी हो जानी है अब। तो क्योंकि मेरी दोनों सिस्टर की शादी हो रही थी, मैंने बहुत मनाया कि भाई मैं तो फर्स्ट ईयर में हूँ, या फिर घर पे मैंने बोला कि मेरी शादी मत करो अभी, इनकी कर दो, ठीक है, इनकी कर दी, मान गए। पर मेरे मन में हो गया कि अगली बार तू इंडिया नहीं खेली ना, शादी करा देंगे, तो भाई तेरी शादी करा देंगे। तो मेरे माइंड में, और मैं बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड से कि मुझे तो इंडिया टीम में सिलेक्शन लेना ही लेना है, चाहे कुछ हो जाए। तो 2013 में जब मेरा इंडिया टीम में सिलेक्शन हुआ ना, तो वो मेरे लिए लाइफ चेंजिंग मोमेंट था, मेरी ज़िंदगी का वही है जिसने मुझे चेंज कर दिया। तो क्योंकि मैं ही सोचती हूँ अगर शायद मैं वो इंडिया नहीं खेलती तो शायद मैं आज कहीं नहीं होती। शादी करा देते, घर वाले बिठा देते, शादी करा देते। एज अ प्लेयर मुझे कोई नहीं जानता, एज अ रेफरी मुझे कोई नहीं जानता, एज अ टीचर मुझे कोई नहीं जानता, एज अ मोटिवेशनल स्पीकर कोई नहीं जानता, एज अ कोच मुझे कोई नहीं जानता।
तो मेरी प्रोफाइल, मैं दब जाती, मैं कहाँ होती, मैं कहीं नहीं होती, कहीं नहीं होती, कोई जानता भी नहीं। एंड बस वही जो सबकी ज़िंदगी चलती है लड़कियों की, 2 बच्चे 3 बच्चे बस यही रह जाती है ज़िंदगी। तो जब वो चेंजिंग मोमेंट था कि मुझे मिल गया अब घर पे कहने के लिए कि भाई मैं इंडिया खेल गई हूँ, मैंने 2013 में इंडिया खेल लिया है भाई, कि लाइक मैं सिलेक्शन हो गया है, तो मैं अब ओल खेलना चाहती हूँ। तो ये चीज़ ऐसा नहीं है कि उन्होंने मना कर दिया, फिर उन्होंने दिखा, वो भी लाइक जब मैं जब सिलेक्ट हुई तो उनको भी लगा कि हाँ यार खेल गई लड़की, इसका सिलेक्शन हो गया, चल ठीक है खेल ले, ओके। बट लेकिन मैं क्या कहती हूँ कि प्रूव करने के बाद ही क्यों। पहले आप सपोर्ट करते तो मे भी शायद कुछ और होती। हाँ लाइक मुझे तो प्रूव कहीं ना कहीं मुझे दिखाना पड़ा ना, लाइक मुझे कि नहीं मुझे करना है ऐसे मैं कि लायक हूँ, मेरे को या मैं कर सकती हूँ। हाँ, और अगर वो चीज़ पहले से होती चिल भाई तू कर देख लेंगे, तो वो चीज़ अलग हो जाती ना। वो दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो 2013 में जब सिलेक्शन हुआ उसके बाद मैंने खेला इंडियन टीम में। 2013 से लेकर 23 तक मैंने कंटिन्यू इंडियन टीम को रिप्रेजेंट किया है विदाउट एनी ड्रॉप डाउन। मेरा पहला ड्रॉप डाउन 2012 ही था, उसके बाद मैं सीधा रिटायरमेंट अनाउंस करके ही बाहर आई हूँ। मैंने बीच में मेरा कोई ड्रॉप डाउन नहीं हुआ टीम से, मैंने कंटिन्यू इंडियन टीम को रिप्रेजेंट किया 10 साल बिना ड्रॉप डाउन के। 2023 में मैंने एशियन गेम्स खेला, उसके बाद मैंने अपना रिटायरमेंट सेवेंस में अनाउंस किया। क्या कहते रग्बी में क्या है, 2 तरह के होते हैं, 15s और 7s। तो मैंने 7s में अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया था 2023 में ये आफ्टर क्या है मेरे को द समझाएंगे एशियन आप? गेम्स में। 15 और 7 ये है क्या एग्जैक्टली, आप मुझे समझाएंगे? हाँ, तो मुझे रग्बी की नॉलेज नहीं है। रग्बी के अंदर क्या होता है कि 2 तरह से स्पोर्ट्स कराए जाते हैं, 2 तरह से टूर्नामेंट होते हैं। तो एक टीम के अंदर होते हैं 12 प्लेयर खेलते हैं जिसको 7 असाइड टूर्नामेंट बोला जाता है, और एक टीम में होते हैं, एक होता है 15 असाइड टूर्नामेंट जिसके अंदर 15 प्लेयर फील्ड पे खेलते हैं, टोटल 23 प्लेयर होते हैं। तो 7s में क्या होता है 7 प्लेयर अंदर खेलते हैं, 5 बाहर बैठते हैं। इसमें क्या होता है 15 प्लेयर अंदर खेलते हैं, 7-8 प्लेयर बाहर बेंच पे बैठते हैं। तो दोनों में डिफरेंस है। 7s जो मैच होता है वो 7 मिनट का हाफ होता है, 7 मिनट 2 मिनट ब्रेक 7 मिनट। जो 15s मैच होता है वो 40 मिनट का एक हाफ होता है और 10 मिनट्स का ब्रेक और 40 मिनट दोबारा खेलना होता है। तो ये दोनों डिफरेंस है। तो इस तरीके से 2013 से मैंने कंटिन्यू इंडियन टीम को रिप्रेजेंट किया। लेकिन तो आपने दोनों उसमें खेला, दोनों टाइप मैंने के दोनों में इंडियन टीम में खेला है कंटिन्यू। ओह, हाँ, तो वही था कि पर ये चीज़ें बहुत प्रेशर रहा कि क्या कहते हैं घर पे शॉर्ट्स नहीं पहनना है, बॉयज़ फ्रेंड्स नहीं बनेंगे, फ़ोन अब नहीं मिलेगा। तो ऐसा टफ नहीं लगा? क्योंकि मेरे ख्याल से तो जितने भी हम जैसे ट्रेनिंग वगैरह करते तो शॉर्ट्स में ही होगी ना। फिर अब घर में बंदिशें भी लगा रखी है, एक तरफ आपका नेशनल है, दूसरी तरफ बंदिशें, फिर कैसे मैनेज कर रही सब कुछ? तो क्या हुआ धीरे धीरे चेंज होता है ना, अब टाइम लगता है। कि मैं ये भी नहीं बोलूँगी बीइंग अ पेरेंट्स वो बिल्कुल गलत रहे उस समय पे, क्योंकि क्लियर है लाइक जिस घर में 3 बेटियां हैं तो एक थोड़ा सा रहता ही है कि 3 लड़कियां हैं, इनका संभालना, समाज और बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं पेरेंट्स। तो मेरा था घर पे भी ना पहनने ही नहीं देते थे। मम्मी जैसे बोल देती थी शॉर्ट्स मत पहना कर, तेरे पापा होते हैं, मम्मी तेरा भाई होता है, बाहर शॉर्ट्स पहन के मत जाया कर। 2 बार हुआ 4 बार हुआ, मैंने शॉर्ट्स पहनना शुरू कर दिया। मैं कहा मैं खेलती हूँ भाई, मैं फील्ड पे जाती हूँ, मैं रहती हूँ वहाँ पे, मेरा कंफर्ट जोन वही है, मेरे को कंफर्टेबल उसमें लगता है। अगर मैं कंफर्टेबल कपड़े ही नहीं पहन सकती हूँ तो मैं कैसे अपने आप को प्रेजेंट करूँगी? मेरे को आदत ही नहीं है, मेरे को आज भी आदत नहीं है। तो मैं बहुत कंफर्टेबल जोन में ही रहना पसंद करती हूँ। तो चलता रहा, बाहर निकल जाती है शॉर्ट्स पहनी, मैं भी बस हो गया, कभी तो चेंज होगा, क्या हो गया है, सबको पता है मैं खेलती हूँ और स्पोर्ट्स पर्सन ऐसे ही होते हैं। तो उनको बार बार बताना पड़ता था मम्मी स्पोर्ट्स पर्सन ऐसे ही होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा कंफर्ट जोन है, हम इसमें ही खेलते हैं। ग्राउंड पे 70 लड़के होते हैं, लड़कियां होती हैं, हम उनके सामने भी खेलते हैं, हमें शॉर्ट्स में ही रहना होता है। तो उन्हें समझाना पड़ता है। तो धीरे 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 उनको समझ आ गया कि ये नहीं मानने वाली, ये पहनेगी इस तरीके से। क्योंकि स्टार्टिंग में तो हमारे ग्रुप्स के अंदर, मेरे तो ग्रुप में बॉयज़ फ्रेंड्स नहीं बनाने, मतलब गलती से पता चल जाए, लड़के भी फ्रेंड्स होते हैं। हाँ तो माइंडसेट कैसा था कि लड़के तो फ्रेंड हो ही नहीं सकते। हाँ, एक्चुअली पता है बचपन से कंडीशन करा जाता है हमको ऐसे कि क्या बोलते हैं लड़के दोस्त नहीं बनाने, लड़के दोस्त। मेरी मम्मी भी, मैं सही बताऊँ तो मेरी मम्मी ना अभी मुझे बोलती है
कि देख ले, कोई अपनी नजर पे देख लेना, कोई लड़का शादी वादी के लिए। मैंने कहा कैसे देखूं मैं, बचपन से तुमने ऐसे घेराबंदी कर रखी थी हमारे बगल पे, लड़के दोस्त नहीं बना रहे, उनसे दोस्ती नहीं रखनी, लड़कों से दूर रहना बिल्कुल ना, बात तो दूर की बात है, देखना तक नहीं उनकी तरफ। और अब तुम बोल रहे हो ढूंढ लो, कैसे ढूंढ लो, कहाँ से ढूंढूं मैं? कहाँ से ढूंढ लो, यस एग्जैक्टली यही है कि लाइक माइंडसेट क्या होता है कि अगर लड़कियां बॉयज से बात करें तो कहीं ना कहीं माइंडसेट कैसा है कि बिगड़ जाएगी। कुछ तो है, हाँ। ये तो बिगड़े जाएंगे, या फिर समाज क्या बोलेगा, चार लोग क्या कहेंगे। क्योंकि प्रॉब्लम क्या थी, मेरे घर में इतनी नहीं रही कभी। माई फादर इज टोटली सपोर्टिव, बढ़िया, मेरे भैया भी मेरी मम्मा भी, ऐसा नहीं है। पर कुछ कुछ चीज़ों में दे आर लाइक नहीं ये नहीं करना है, नहीं ये नहीं करना है, ऐसे। तो मेरे क्वेश्चन ऐसे क्यों नहीं करना है, तो मैं भी अलग हूँ बहुत, क्यों नहीं करना है। तो मैं बहुत ज़िद्दी रही हूँ, और मेरे अंदर रहा है क्या, अभी भी है कि मुझे करना है भाई। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो मैं पीछे नहीं जा सकती हूँ। मैं 2013 में जब सिलेक्ट हुई तो मेरा माइंड सेट हो गया था कि भाई मैं पीछे नहीं हटूंगी, अब मैं इंडियन टीम में खेलूंगी एंड मैं नहीं करूंगी शादी जब तक मेरा मन नहीं मानेगा। तो यही हुआ है। उसके बाद 2014 में मुझे प्रेशराइज किया, शादी कर ले, तेरे बहन की देवर से करा देते हैं, कर ले शादी। मैं नहीं करूंगी, क्योंकि चलता था ना दोनों, क्योंकि इनकी रिश्तेदारी में कर देते थे शादी। मैं नहीं करनी, इंडियन टीम में खेलूंगी, अभी और खेलना है, अभी और पढ़ना है, अभी और खेलना है, अभी और पढ़ना है। फिर 2019 में फिर इतना प्रेशर आ गया, अब तो कर ले, उम्र हो गई है, ये कब शादी करेगी, क्या ही मिल रहा है रग्बी से, रोज टूट के आ जाती है, रोज फूट के आ जाती है, कोई लड़के वाले भी तुझे देखने नहीं आएंगे, क्योंकि रग्बी में चोट बहुत लगती है, थोड़ा सा कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स है, हाई टैकल वगैरह पूरे पड़ते हैं, छिल विल जाते हैं, फेस पे चोट लग जाती है, ब्लीडिंग हो जाती है, पैर वैर मुड़ जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, तो रोज टूट के आ जाती है, कौन ही देखेगा ऐसे करके। तो माइंड सेट लड़कियों के लिए क्या है कि ऐसे स्पोर्ट्स में जाना ही नहीं है भाई, मतलब माइंड सेट बना रखा है ऐसे स्पोर्ट्स मत खेलो, चोट लगेगी तो आगे वाले क्या बोलेंगे, तुम्हें कोई देखेगा नहीं, तुम कैसे लगोगी। तो ये बहुत रहा है। तो मेरे को इस चीज़ से मेरे को ये रहा है कि क्या हो गया, मैं तो ऐसी रहने वाली हूँ, पसंद करने वाला ऐसे ही पसंद कर लेगा, नहीं करने वाला कैसे भी नहीं करेगा। तो 2016 के बाद 19 में बहुत प्रेशर आया, तो मेरी इंटरकास्ट मैरिज है, तो ये सबसे बड़ा बवाल कि कर कैसे दे, क्योंकि मेरी भी फैमिली बैकग्राउंड कट्टर, जहाँ मेरी शादी हुई वो भी कट्टर, दोनों का सेटअप इतना ऐसा कि। तो 2000 जब इंडियन टीम में मैंने खेला तो मैंने एटलीस्ट फैमिली का माइंडसेट धीरे धीरे चेंज हो गया मेरे लिए कि तू शॉर्ट्स पहनती है, फ्रेंड्स बन रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स मेरे घर आने लगे, लड़के घर पे आने लगे, फ्रेंड्स घर पे आए, आराम से बैठना, सबके साथ एंजॉय करना, सब ये सारा कल्चर चेंज किया है। ये था नहीं, ये सब कुछ चेंज किया है धीरे 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 धीरे। बट ये है कि रग्बी खेलते खेलते इतना स्ट्रॉन्ग मैं माइंड से इतना स्ट्रॉन्ग बन गई कि मैंने धीरे धीरे चीज़ों को चेंज कर दिया। तो इस तरीके से मेरा जो खेलने का वो रहा है वो मैंने छोड़ा ही नहीं कि आज तूने छोड़ दिया, तेरे हाथ से चला जाना है सब कुछ, कोई नहीं पूछने वाला प्रिया तेरे को। तो और मेरे को यही था कि आज नहीं तो कब। और मैं हमेशा से एक लाइन अपने लिए फॉलो भी करती हूँ और हमेशा से कहती हूँ कि एक कदम आपकी ज़िंदगी बदल देता है। तो मैंने 2013 मेरे लिए हमेशा चेंजिंग मोमेंट रहेगा मेरी ज़िंदगी का कि अगर मैं वो घर नहीं बोलती, अगर मैं रिक्वेस्ट नहीं करती, अगर मैं ये नहीं कहती कि मुझे खेलने दो, अगर मैं नहीं कहती नहीं मैं सिलेक्शन लूँगी, अगर मैं नहीं सोचती कि इस बार मेरा इंडियन टीम में सिलेक्शन होना चाहिए, तो मैं वहाँ नहीं होती। तो वो एक कदम, एक स्टेप बहुत कुछ बदल सकता है। बट प्रॉब्लम क्या है कि लड़कियों को कदम लेना ही इतना भारी है क्योंकि उसको घर से इतना बांध देते, वो बचपन से ही सिखाई जाती है कि गिलास तू ही उठाएगी, भाई नहीं उठाएगा। वो कंडीशनिंग, वो कंडीशन है, पोछा तू ही मारेगी, लड़कों के काम नहीं है। बर्तन नहीं मान सकता लड़का, तुम ही मारोगे, झाड़ू नहीं मार सकते, खाना तुम ही बेड पे पकड़ाओगी, वो नहीं ले सकते। पर क्यों? और मैं बहुत ऐसी रही हूँ, क्यों नहीं करना है, करो। तो मेरे को ये सब, क्योंकि हम जब लड़कियों को इस तरीके से बांध देते हैं देन हमारी एक्सपेक्टेशंस भी बहुत हाई हैं कि बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में बहुत कुछ कर जाएं, या तो वो हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई रहेंगी कि अगर हम इन्हें चलो मौका दे देते हैं, मतलब रिलायबिलिटी दिखाते हैं, ठीक है मौका दे देते हैं, देन उसमें भी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं कि तुम बहुत तगड़ा कुछ कर जाओ। अरे कैसे भाई, तुमने उनको 18 साल तक की उम्र तक निकाला नहीं, तुमने उनको बांध के रखा हुआ है कि भाई
नहीं, ये करना है, ये करना है, तुम थके आ रहे आओगे पर बेड की तय तुम ही लगाओगे, तुम सुबह उठ रहे तुम ही करोगे, तुम ही, तो तुम्हारे हाथ में ही वो झाड़ू क्यों? तो ये लड़कियों को मैंने जैसे कहा ना एक कदम, पर वो कदम बड़ा मुश्किल है भाई। वो ऐसे बहुत कुछ मेरे जैसी और बहुत लड़कियां होंगी कि उस स्टेप को लेने के लिए, और बहुत सारी ऐसे भी होंगे जो वो स्टेप ले ही नहीं पाते ज़िंदगी भर, वो दब जाती हैं, वो फैमिली के प्रेशर में, वो सोसाइटी के प्रेशर में, लोग क्या कहेंगे, ये सबसे बड़ा एक वो है कि दुनिया क्या बोलेगी, और घर वालों का तो रहता ही है, लड़की जात है तेरी, दुनिया क्या बोलेगी। तो उसकी वजह से जो है बेटी जो है बचपन से उसको इस तरीके से बांध दिया जाता है चीज़ों में, तो उसका खुद का माइंड सेट होता है कि यार मैं कैसे करूँ, अच्छा ये मैं मेरे को ही करना है, और कर वो भी खुद दिया ही तो अगर नहीं हो पाया वो तो खुद ही एक्सेप्ट कर लेती है, हाँ मुझे ही करना है। पर मैं इसमें भी एक पॉजिटिविटी देखती हूँ, जब वो लड़की हर चीज़ घर की संभाल सकती है ना, वो कुछ भी कर सकती है। मैंने आजकल लड़कियों में ये वाला माइंडसेट भी देखा ना कि मान लो अगर मौका मिल भी गया और नहीं हो पाया हमसे, उस टाइम पे क्या करेंगे घर वाले, फिर तो अगले दिन शादी करा देंगे, अब नहीं हो पाएगा कुछ। बहुत है, मैं बता रही हूँ, मतलब मेरे साथ ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जिन्होंने रग्बी शुरू किया था बट वो कंटिन्यू नहीं कर पाए। कुछ की फैमिलीज इतनी चोट लगती है, हमें ऐसे स्पोर्ट्स में उनको नहीं डालना है, कुछ का ये है कि इतनी दूर से हम नहीं आ सकते, कुछ का ये है कि फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, कुछ का ये है कि मेरे बड़े भैया ने मना कर दिया। ये बड़े भैया वाला बहुत रहता है ड्रामा कि मेरे, क्योंकि बाप से पूछे ना पूछे, बड़े भैया ने क्या बोल दिया वो होना चाहिए, इसलिए वो कदम बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में या डायरेक्ट वे में आपकी फैमिली कैसी है वो बहुत मैटर करता है। आपने जैसे बताया ना आपकी इंटरकास्ट मैरिज हुई है, थोड़ा सा बताइए कैसे हुआ, मतलब कैसे मनाना कितना मुश्किल है इंटरकास्ट मैरिज, और इंडिया में बहुत ज़्यादा मुश्किल, मतलब ऐसे इम्पॉसिबल टाइप का टास्क है ये तो। अब आप देख सकते हो कि जैसे मैं जहाँ से हूँ, मेरे जो बैकग्राउंड है, पहली बात तो एक पहली लड़की जो बाहर निकली है जिसने ये कल्चर चेंज किया है, कुछ भी पहनो कुछ भी घूमो वाला, मेरी पूरे रिलेटिव जो मेरी पूरी फैमिली है उसके अंदर मैं पहली लड़की हूँ जिसने सारा कल्चर चेंज किया है। गुजर है आप। हाँ हाँ। मतलब मैं आपको एक सेकेंड, मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। हम एक जगह पे गए थे, वो भी गुज्जर थे। मेरे ख्याल से वहाँ पे ना जिनकी शादी हो जाती है ना, बचपन का तो मैंने देखा नहीं वहाँ पे बच्चों को इतना, पर जिनकी शादी हो जाती है इतना लंबा घूंघट करके चलती है बाहर, मतलब अपने ससुराल वालों के सामने। सिर्फ मेरे ख्याल से वो लड़कियों के सामने थोड़ा बहुत घूंघट ऊपर कर देती है, वरना पूरे दिन घूंघट में पूरा रहती है। पूरा पूरा, और ये लाइक मेरे इसमें ही नहीं, बहुत ऐसे अदर कल्चर एंड कम्युनिटीज़ में है जहाँ पे आज भी ऐसा है, आज भी ऐसा है। बट थैंक गॉड कि मेरे साथ ऐसा नहीं है। पर लेकिन क्या है कि जब पहली लड़की जो निकली है जिसने सारा चेंज करना शुरू किया, पहली लड़की जिसने जाके बोल दिया कि भाई मुझे तो रेगुलर कॉलेज में एडमिशन करना है, अब पहली लड़की घर की, लड़का तो छोड़ो, मैं पहली लड़की जिसने इंटरकास्ट मैरिज की है। वही मैं पूछना चाह रही हूँ कैसे मनाया हाँ, पेरेंट्स को। क्योंकि मनाना मत पूछो, बस पहली बार जब मैंने घर बताया ना तो इस लाइक मेरे को क्या, मुझे क्या था, मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या थी, वहाँ पे मेरे को समझ आया कि मैंने अभी भी बहुत कुछ चेंज नहीं किया है। शायद मेरा शॉर्ट्स पहनना शुरू हो गया, शायद मेरे बॉयज़ फ्रेंड्स बन गए, शायद मुझे अलाउड हो गया तुम लेट आ सकते हो, शायद मुझे अलाउड हो गया कि तुम खेलो। पर जब मैंने घर पे बताया ना, वहाँ उस दिन मुझे फील हुआ कि आज भी तुम्हारी वो वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि 2019 तक मैं प्रो थी, लाइक प्रो रही एज अ प्लेयर, कंटिन्यू इंडियन टीम को मैंने रिप्रेजेंट किया, एज अ रेफरी मैं इंटरनेशनल लेवल पे रेफरिंग की मैंने, तो मेरा सब कुछ सेटअप हो गया था कि मैं बहुत अच्छे लेवल पे कर रही हूँ। तो मुझे था कि मैंने अपनी फैमिली को हर तरीके से प्राउड फील करा दिया है, और रहा भी ऐसे। मेरे फादर मम्मा भाई सब हर जगह, हमारी बहन खेलती है, हमारी बहन इंडियन प्लेयर है, हमारी ये हमारे वो, ऐसे हर जगह, और मेरे को हर जगह बुलाया जाता है, अभी भी बुलाया जाता है, एंड लाइक बहुत वैल्यू दी जाती है मेरी कम्युनिटी में भी, मेरे कल्चर में भी, मेरी फैमिलीज़ में भी, हर जगह कि लाइक कितनी अच्छी बच्ची है, लाइक इसने कितना कुछ किया है, बाहर निकली, तो बहुत प्रेज़ करते हैं। तो मेरे माँ बाप बहुत खुश होते हैं और मुझे अच्छा लगता है। मैं उनके लिए खुश भी हूँ कि लाइक उन्होंने बहुत सपोर्ट भी है। मैं ये नहीं कह दूँगी कि नहीं, मेरे नहीं, कुछ चीज़ें उनकी बंधी हुई थी, और बीइंग अ पेरेंट्स और 3 लड़कियों के माँ बाप, तो मे भी वो उस सिचुएशन में रहे कि उन्होंने मेरे पे इतनी बाउंडेशंस इतने कुछ लगाए,
उसके बाद ऐसा था कि स्ट्रगल रहा 5 साल तक। मेरे और हस्बैंड का मेरा ये था कि आप 5 जब इतना घर में बता दिया और सब रेडी नहीं है, तो मैं क्लियर हो गई थी कि मैंने अपने हस्बैंड को बोला अब तुम्हें मेहनत करनी है नौकरी लगो, अब मुझे मेहनत करनी है नौकरी लगो, देन अगेन आपको प्रूव करना पड़ गया। तो हम दोनों ने ठान ली कि अब हम सेटल होएंगे, अब हम तब बात करेंगे इस बारे में जब हम प्रॉपर सेटल हो जाएंगे, जब आप हर तरह से अपने डिसीजंस को स्ट्रांगली कह पाओगे, हम तब बात करेंगे। 4-5 साल हमने सिर्फ स्ट्रगल किया, सिर्फ फैमिली से ये रोक के कि हम जॉब लेंगे, पढ़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। 5 साल तो लगे हमें सब कुछ समझाने में, बुझाने में, और सेटल करने में कि हम सेटल हो रहे हैं या मैं सेटल हो रही हूँ, मुझे टाइम दो, मुझे टाइम दो। टाइम बिताया मैंने कि 1 निकले, 2 निकले, 4 निकले, मैं सेटल हो जाऊँ, सेटल हो जाऊँ, मेरे हस्बैंड सेटल हो जाए। जैसी वो सेटल हुई मैं भी सेटल हो गई। सेटल होने के बाद दोबारा घर पे फिर टॉपिक, अब तेरी जॉब लग गई है, एशियन गेम्स तूने खेल लिया है, इतने अच्छे लेवल पे तूने इंडिया को रिप्रेजेंट कर लिया है, तो अब बेटा शादी कर। अब सुई वहीं अटक गई आके कि प्रिया अब वापस तुझे यही बताना है। देन मैंने फिर हिम्मत मारी कि बताना तो है, करनी तो है भाई। मेरा माइंड सेट हो जाए, करनी है भाई, कमी किस चीज़ में है? किसी चीज़ में कमी नहीं। वो एक इंडियन प्लेयर है, मैं एक इंडियन प्लेयर हूँ, हम सेम लेवल पे हैं। वो एक अच्छी जॉब कर रहे हैं, मैं एक अच्छी जॉब कर रही हूँ, हमारा कल्चर सेम है, हम इतने टाइम से एक स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से के प्लेयर हैं, तो हम एक दूसरे का साथ निभा सकते हैं बहुत चीज़ों में। देन मैंने घर पे बोल दिया दोबारा से, इस बार उन्होंने मान गए। फिर ड्रामा। मैंने कहा 5 साल में फिर चेंज हुआ होगा कुछ। अगर देखें तो जब बताया उसके 5 साल बाद तक शायद और भी चेंज हो सकता था। फिर वही, तूने सोच कैसे लिया? हम तो सोचते थे तूने सोच लिया होगा कि लाइक सेक्रीफाइस, छोड़ देते फैमिली के लिए सेक्रीफाइस हो जाता है। सेक्रीफाइस कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह सकती, कंडीशंस अलग होती है। आज अगर वो सेटल नहीं होते, मैं सेटल नहीं होती, तो सेक्रीफाइस था, नहीं करते शादी कि भाई कुछ कर तो रहे नहीं, कमा कुछ नहीं रहे, शादी कर ले। वापस 1-2 महीने बाद सडनली फ़ोन आता है, क्योंकि मेरे जो फादर हैं थोड़े हार्ट पेशेंट हैं और उनको डायबिटीज़ भी है, तो मैंने बहुत टाइम लिया आराम से उनको बताने में, क्योंकि मैं दोबारा वो नहीं कर सकती थी। तो उसके बाद फिर जाके सबने मनाया एंड ऑल कि हम आपके साथ हैं। जब मेरी सिस्टर्स की फैमिली जो है उन्होंने बोला कि हम आपके साथ हैं, देन मेरे पापा को गए ठीक है कि ये लोग मेरे साथ हैं, तो एक हिम्मत उनकी बन गई कि अब मुझे उन लोगों से कोई दिक्कत नहीं है अगर ये मेरे साथ है तो। देन पापा मेरे मान गए। देन उसके बाद फाइनली हमारी शादी हो गई और फाइनली हम साथ में हो गए। मेरे को ना एक चीज पूछनी थी, जैसे आप बोल रहे हैं ना कि आपने जॉब इसलिए करी क्योंकि एक सेटल होना था, मतलब लाइक एक करियर चाहिए था। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या ऐसा है कि रग्बी प्लेयर, जैसे अगर हम क्रिकेट की बात करें तो उसमें जो है फिक्स सैलरी होती है। हाँ। और ऐसे ही हम फुटबॉल वगैरह की किसी और चीज़ की बात करें तो प्लेयर्स की एक फिक्स सैलरी होती है। इसके अलावा T20 होते रहते हैं, उसमें आपको जो है प्लेयर को चुनते हैं, फिर उसकी सैलरी होती है। ऐसे ही अलग अलग टूर्नामेंट्स होते हैं, उसके प्राइजेस होते हैं। तो ऐसा क्या रग्बी में नहीं है? रग्बी में जब मैंने शुरू किया था ना तब इतना नहीं था, लेकिन अभी रग्बी ओवरऑल इंडिया में बहुत अच्छे लेवल पे डेवलप हो गई है, बहुत ही अच्छे लेवल पे। अब प्लेयर्स को पैसा मिलना शुरू हो गया। अच्छा, रेगुलर बेसिस पे, लाइक वो हाँ, सैलरी टाइप? तो जैसे सैलरी टाइप में नहीं, लेकिन जो प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं उनको ऐसे मंथली सैलरी नहीं है, लेकिन जो भी जितने प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं और जो इंडियन कैंप्स में होते हैं, इंडियन टीम में होते हैं, तो जैसे अगर आप कोई प्लेयर है एग्जाम्पल, वो इंडिया कैंप में जाता है तो उसको पर डे का पैसा वहाँ मिलता है, उसको मैचेस का पैसा मिलता है, उसको टूर्नामेंट का पैसा मिलता है। तो इस तरीके से प्लेयर्स को पैसा मिलना शुरू हो गया है। लेकिन हाँ, हायर लेवल पे नहीं है। जैसे भाई ऑफ कोर्स क्रिकेट और फुटबॉल बहुत हाई लेवल पे एक स्पोर्ट्स है, हमारा रग्बी एक डेवलपमेंट स्पोर्ट्स है, तो उसको टाइम लग रहा है। लेकिन अगर एवरेज ओवरऑल देखें तो 2012 में ना हमको पूरे साल में ना एक मैच खेलना भी मुश्किल था। एक टूर्नामेंट खेल लिया। लेकिन अभी रग्बी बहुत अच्छे लेवल पे डेवलप्ड हो गई है। यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में, ग्रास रूट लेवल पे, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी में, फिट इंडिया के अंदर आ गया है। बहुत अच्छे लेवल पे रग्बी बहुत अच्छे लेवल पे डेवलप हो गई। तो प्लेयर्स को पिछले 4-5 साल से अच्छा पैसा मिलने लगा है। बट
मंथली नहीं मिलता है, उनको टूर्नामेंट वाइज मिलता है। अगर आप 2-2 महीने के लिए कैंप में हो, वैसे कैंप चलते ही रहते हैं, हर 3-3 महीने में ब्रेक पे प्लेयर्स का कैंप होता है, तो उनको पर डे के हिसाब से सैलरी मिलती है, पर डे के हिसाब से पैसा मिलता है। टूर्नामेंट्स में जितने वो मैचेस खेलते हैं, टूर्नामेंट जिस मैच में विन करते हैं उसका पैसा मिलता है। तो एवरेज एक प्लेयर 1.5 से 2 लाख पूरे साल में कमा लेता है, बट फिक्स सैलरी नहीं है। लेकिन प्रोफेशनली देखें तो फिक्स सैलरी की नीड है, क्योंकि प्लेयर को क्या होता है कि उसको बहुत सारी नीड होती है भाई, उसका डाइट है, शेड्यूल है, ट्रेनिंग है, सब कुछ है, बेसिक फैसिलिटी उसको चाहिए। तो वो वाला कल्चर अभी नहीं आया है, लेकिन एटलीस्ट पैसा मिलने लगा है और प्लेयर को एटलीस्ट सपोर्ट मैं होने यही लगा सोच रही है। थी कि 2012 में जब इस टाइप की चीज़ें नहीं थी, लाइक प्लेयर को पैसा भी नहीं मिल रहा है और ये सारी चीज़ें आपको मैनेज भी करना है, अपनी डाइट है आपकी और जहाँ भी आपकी ट्रेनिंग हो रही वहाँ तक जाने का आने का, प्लस अगर लड़का है तो फिर उसे घर भी देखना है, तो ऐसे में इंसान कैसे चुनेगा रग्बी को? जब उस टाइम वो पैशन था, अगर हम उस टाइम की बात करें, वो पैशन मैंने तो रग्बी 2019 2019 या 20 से प्लेयर को पैसा मिलना शुरू हुआ है। तो 12 से 13 से 11 से मैं खेल रही हूँ, तो जब से वो पैशन है जो मेरे को वहाँ तक लेके आया, वो पैशन ही था। क्योंकि उस टाइम रग्बी एक बहुत इम्प्रेसिव गेम है, अगर जो जो उससे जुड़ गया ना वो नहीं छोड़ेगा उसको, क्योंकि वो सबको इक्वल पेज पे ला के रख देता है। वो ऐसा गेम है, वहाँ काला गोरा छोटा मोटा बड़ा मतलब सब एक ही पेज पे खेलते हैं। तो वो एक अलग कम्युनिटी कल्चर है। रग्बी का कल्चर बहुत डिफरेंट है, वहाँ रिस्पेक्ट, लोगों के लिए एक अच्छा टीम बॉन्डिंग, फ्रेंडशिप, हर एक चीज़ बहुत डिफरेंट है, बहुत अच्छी है। तो एक वो जब बॉन्ड क्रिएट हो जाता है ना, जब आप स्पोर्ट्स स्टार्ट करते हो, तो वो आपको जोड़ के रखता है वहाँ पे, वो चीज़ आपको जोड़ के रखती है। क्योंकि मेरे घर से 2 घंटे की दूरी पे था मेरा ग्राउंड, तब तो कुछ ऐसी फैसिलिटी, आज तो हमारे पास स्कूटी कार आ गई है, हम कमाने लग गए हैं, पर उस टाइम में मेरे घर से ट्रेनिंग होती थी सुबह 6:30, मैं घर से 4:15 पे घर से निकलती थी सुबह ट्रेनिंग करने के लिए। तो मैं दिल्ली के हरियाणा के उस कॉर्नर पे रहती हूँ, बुराड़ी, और मेरा ट्रेनिंग होता है छतरपुर। तो मैं 4:15 पे अपने घर से निकलती थी, तब जाके मैं बस से या ऑटो लेके धक्के खाते हुए मेट्रो, फिर मेट्रो पकड़ो, मेट्रो 1 घंटे की मेट्रो, फिर मेट्रो से उतरो, फिर ऑटो लो, फिर आप ग्राउंड जाओ। तो 2 घंटे जाना, 2 घंटे ट्रेनिंग करना, 2 घंटे वापस आना। पर आज भी मैं वैसी ही हूँ, 2011 से लेके आज भी मैं उतनी ही डेडिकेटेड हूँ। और मेरे को बिल्कुल भी नहीं लगता कि मैं 2 घंटे ट्रैवल करके क्यों जा रही हूँ। तो ये पैशन है प्लेयर का। और आज तो भाई ऑफ कोर्स पैसा आ गया, सब कुछ आ गया, एंड ये नीड है भाई। पैशन एक टाइम तक ही सस्टेन कर सकता है, जैसे मेरा पैशन रहा, ठीक है, उसने मुझे खिलाया, सब कुछ अचीव कराया। मैं एज अ रेफरी मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, अभी भी मैं इंडियन एज अ रेफरी इंटरनेशनल एशिया पैनल में हूँ अभी, और इंडियन टीम को इतने साल रिप्रेजेंट किया, वो मेरा पैशन रहा। लेकिन पैशन के बाद जैसे मैंने बोला कि मुझे नौकरी करनी है, जॉब करनी है, जॉब करनी पड़ी इन द एंड, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियली सपोर्ट चाहिए। तो मैंने तो जॉब पढ़ के ली, बट रग्बी का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा, उसने मेरी प्रोफाइल को बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया। तो मुझे बहुत सारी चीज़ों में हेल्प आउट हुआ। पॉइंट्स मिलते हैं ना आपके, आपने हाँ नेशनल खेला है तो उसके हाँ, तो जब आप इंटरव्यू में बैठते हो, तो जब मैं इंटरव्यू में बैठी तो मेरी प्रोफाइल देख के वो मेरा रिज्यूमे इतना स्ट्रांग था कि उनके पास पॉइंट ही नहीं थे कि लाइक वो मेरे को ड्रॉप डाउन कर सके। तो रग्बी ने वो बहुत हेल्प आउट किया। तो पैशन चाहिए, बट पैशन के साथ इनकम ज़रूरी है अगर एक प्लेयर अच्छे लेवल पे खेलना चाहता है। और रग्बी एट प्रेजेंट प्लेयर्स को अच्छा पैसा मिल रहा है, मंथली नहीं मिल रहा पर मिल रहा है। तो ये मैं तो रग्बी तब से देखी है जब वुमेन्स की टीम बनी है, 2009 में पहली वुमेन इंडियन टीम बनी है, और मैं 2011 से रग्बी का कल्चर देखती आ रही हूँ वुमेन्स का। तो मैंने तो बहुत डीप से देखा है रग्बी को रग्बी का ग्रो इतिहास करते बताएंगे आप, हुए। इंडिया में कैसे आया? मतलब ये रग्बी के इतने बारे में मेरे को इतना कुछ पता नहीं, कैसे आया इंडिया में, कैसे आया रग्बी? रग्बी क्या है कि कोलकाता में सीसीएफसी क्लब है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्लब ऑफ इंडिया, जो बहुत सारे स्पोर्ट्स खेलता है। तो वहाँ पर उन्होंने पहली बार रग्बी को इंट्रोड्यूस किया, और इस तरीके से सीसीएफसी इन बॉम्बे जिमखाना मुंबई में एक क्लब है, और सीसीएफसी कोलकाता में एक क्लब है। तो उनका
वो आपस में टूर्नामेंट्स कराते थे, तो वहाँ से वो कल्चर डेवलप हुआ कि रग्बी को इंट्रोड्यूस किया, कुछ प्लेयर्स बाहर से आए, कुछ लोग बाहर से आए, उन्होंने रग्बी को बताया एंड उस तरीके से इंटर क्लब का टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ और इस तरीके से इंडिया के अंदर रग्बी का जो कल्चर है वो शुरू हुआ। तो इस तरीके से रग्बी शुरू हुई। तो जैसे आपका रग्बी में बहुत इंटरेस्ट है, तो हम थोड़ा सा मैं आपसे ना कुछ क्वेश्चन पूछूंगी जिनका आंसर आपको जो है 1 वर्ड पे देना है या Okay. शॉर्ट देना है, बहुत शॉर्ट Okay, देना है, okay. ठीक है। प्लेयर प्रिया या रेफरी प्रिया, कौन सा रोल आपको ज़्यादा टफ लगा? प्लेयर। दिल्ली हरिकेन की कैप्टेंसी में सबसे मुश्किल डिसीजन कौन सा था आपका? एक होगा ना कि इसको लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आई। हाँ, 19 में हम एक मैच खेले थे। उस मैच में जब हम खेल रहे थे, वो मैच फाइनल मैच था हमारा और हम एक्स्ट्रा टाइम में चल रहे थे और उस मैच में मुझे ये था कि काश हम फॉरवर्ड्स का पैक होता है, अगर वो फॉरवर्ड्स का पैक वो खेलते और वहाँ पे स्लो डाउन कर देते तो वो ट्राई आज हमारी होती और उसकी वजह से हम मैच जीत जाते। पहली आपको सीरियस इंजरी जो लगी थी वो कौन सी लगी थी? सीरियस वाली मुझे शोल्डर में लगी थी 2023 में। और आपने अपनी मम्मी को बताया था उसके बारे में कि हाँ लग गई है और बता देती हूँ घर पे? उसके बारे में मैंने बताया था, लेकिन उससे पहले मुझे और भी बहुत इंजरी हो गई थी, तो उनको आदत हो गई थी कि इसको तो लगती है। इंडिया में विमेन रग्बी को लेकर सबसे बड़ा मिथ क्या है जो आपको आए दिन सुनने को मिल जाता होगा? कैसा स्पोर्ट्स चुन लिया है, इसको कोई जानता नहीं है। ठीक है। एशियन गेम 2023 का वो पल जिसे सोचकर आपको लगता है आज भी कि यार ये मोमेंट था मेरा 2023 का जो एशियन गेम्स कैंप था वो वन ऑफ द टफेस्ट कैंप था मेरी ज़िंदगी का, क्योंकि मैं इंजरी में भी थी, शोल्डर इंजरी में भी थी, हील पेन की इंजरी में भी रही बहुत टाइम तक, और मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा था बिकॉज मेरे फादर उस टाइम पे हार्ट अटैक आया था उनको, तो उस सिचुएशन में थी मैं, सब कुछ था। तो लास्ट डे बचा था, वन लास्ट डे था और लास्ट 2 मैच और खेलने थे और उसके बाद फाइनल टीम अनाउंस होनी थी कि कौन एशियन गेम्स खेलने वाला है। तो उस दिन रात को मैंने माइंड सेट कर लिया था कल मैं ऐसे रेडी होंगी जैसे जब मैं इंडियन टीम में हमेशा खेलती हूँ, मैं उस तरीके से रेडी होंगी। तो मैंने अपने बाल उस तरीके से बनाए थे, अपना ड्रेसअप ऐसे रखा था जैसे मेरे को करना पसंद है, चोटी एंड ऑल पूरा डिज़ाइनिंग करके, एंड मैं उस चीज़ को फील आउट करना चाहती थी कि मैं आज अपनी ज़िंदगी का बेस्ट खेलूँगी। मुझे नहीं पता मैं इसके बाद सिलेक्ट होंगी या नहीं होंगी, और मेरे को ये था कि एक उम्मीद थी कि मेरे को सिलेक्शन लेना है, एंड देन मैंने वो खेला और मैं सिलेक्ट हो गई। कभी ऐसा लगा कि सिस्टम विमेन रग्बी प्लेयर को सीरियसली नहीं लेता? नहीं, ऐसा नहीं लगा, बहुत सीरियस ले रहे हैं और बहुत हेल्प आउट कर रहा है हमारा सिस्टम वुमेन्स टीम के लिए। रेफरी, जब आप रग्बी की रेफरी बन रही थी तो सबसे बड़ा डर क्या था आपके दिमाग में? कि मेरा जो प्लेइंग कैरियर है वो कम होता जा रहा है। अच्छा, तो टीचर जैसे आप पढ़ाती भी है, तो टीचर प्रिया अपने स्टूडेंट बेटियों को खासकर वो सबसे पहला लेसन कौन सा देते हो? मैं उनको हमेशा ही बोलती हूँ कि जब भी फील्ड पे आते हो, जब भी तुम्हारा गेम पीरियड होता है तो स्ट्रांग रहा करो एंड खेलो। ऐसे नहीं कि बॉल गिर गई क्यों नहीं खेलना है। जब भी गर्ल्स होती है ना तो मैं इक्वल रखती हूँ। माइंडसेट गर्ल्स का कैसा है कि जितने भी इक्विपमेंट उठा के लाए वो बॉयज़ लाएंगे, वही बॉयज़ ही वापस रख के आएंगे। तो मेरा कि उठो गर्ल्स सारी जाओ, सारा सामान उठो, स्पोर्ट्स रूम में रखो। तो इससे क्या डेवलप हो रहा है कि मैं प्लेयर्स को ये सिखा रही हूँ कि आप स्ट्रांग हो, आप अपनी बात को मानो कि वुमेन प्लेयर स्ट्रांग होती हैं और बीइंग अ वुमेन आपको ये ओरा दिखाना है कि यार स्ट्रांग उठाओ एंड चलो। तो करियर में कोई एक ऐसा सेक्रीफाइस जो आपको लगा हो कि यार सेक्रीफाइस ही सेक्रीफाइस की है जिंदगी में। अगर आपको रग्बी को एक वर्ड में डिफाइन करना हो तो? जिंदगी। फेवरेट जर्सी नंबर 2 और 12। कभी ऐसा हुआ मैच के बीच में आपको सडनली गुस्सा आ गया, बहुत तेज गुस्सा? होता है, हमेशा होता है, फिर एकदम से गुस्से में गाली निकल जाती है, बट सडन मुझे रियलाइज हो जाता है कि सॉरी बोल देती हूँ। अगर आपको लगता है कि आप रग्बी प्लेयर नहीं होती, लाइक स्पोर्ट्स या एथलीट्स में नहीं आती, तो आप क्या होती? हाउसवाइफ। माँ के लिए कोई एक वर्ड? भोली। अगर आपको अपनी मम्मी की कोई एक आदत बतानी हो जो आपको सबसे अच्छी लगती हो? ऐसे गुस्सा दिखाएंगी कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन सेकेंड हैंड में वो सारी चीज़ें हमारे लिए फेवर में कर भी देती हैं। तो माँ बहुत भोली होती हैं यार। तो जब आपका जैसे सिलेक्शन हो गया था एशियन गेम्स के लिए, तो फिर आपने सबसे पहले कॉल करके किसको बताया था कि यार हो गया? हस्बैंड को। और मेडल के लिए अगर हम पूछे तो पहली बार आपका इंडिया टीम में सिलेक्शन हुआ है या मेडल मिला है कोई, तब आप किसको कॉल करती थी?
सबसे पहले मैंने अपने पापा को फ़ोन किया था। अच्छा, तो मेरा ना एक और क्वेश्चन था इस पे, जैसे आपने रग्बी के बारे में इतनी सारी चीज़ें बताई, आपके हस्बैंड भी रग्बी खेलते हैं, तो उन्हें कभी नहीं आया कि यार रग्बी में तो मतलब लाइक लड़कियों के लिए तो फिर भी चलो आपका एक पेरेंट्स है वो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, पर लड़कों को तो ना एक उम्र के बाद कि आपको अब सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, अब आपको खुद ही करना है। खुद ही करना है। बट उनके केस में ऐसा रहा है कि लाइक उनका फैमिली सपोर्टिव, क्योंकि जो मेरे फादर इन लॉ हैं वो भी स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, वो एयरफोर्स रिटायर हैं और वो अपने टाइम के कबड्डी प्लेयर रहे। तो ऑलरेडी जब स्पोर्ट्स कल्चर मिल जाता है ना, तो ऑलरेडी बैकग्राउंड में अगर स्पोर्ट्स कल्चर होता है तो एज अ प्लेयर आपको ईजी हो जाता है, क्योंकि बिकॉज उन्होंने वो देख लिया है कि प्लेयर को बनने में समय लगता है। तो इस तरीके से उनको टाइम दिया गया, जब टाइम दिया गया तो वो सक्सेस हुए। यस। तो जैसे मैंने आपके बारे में सुना है कि आपके जो हस्बैंड है वो जाट फैमिली से है ना। यस। तो फिर मेरे ख्याल से जाटों में भी ऐसा होता है कि नहीं यार लड़की है तो शालीन टाइप के कपड़े, शालीन इन द सेंस, अब यहाँ पे कुछ लोग गलत भी ले सकते हैं, तो शालीन का मतलब लाइक पूरे कपड़े पहनना है आपको, सूट सलवार डालना है, ऐसे जीन्स में नहीं घूमना, शॉर्ट्स में नहीं घूमना, तो दिक्कत नहीं आई शादी के बाद? क्योंकि जो मेरे फैमिली है, मेरे हस्बैंड लाइक मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ है, होता है ऐसे कि लाइक ऑफ कोर्स वो भी लाइक होता है ना कि सब अलग ये होते हैं पहले से कि इस तरीके से पहनना है, नोल सूट पहनना है, नोल। लेकिन सबसे बेस्ट चीज़ मेरे साथ हुई कि उन्हें पता है वो मैं कैसे रहती हूँ। तो मेरी शादी के फर्स्ट डे से अभी तक आज तक मुझे उन्होंने कभी नहीं बोला कि तुम्हें ये नहीं पहनना, तुम्हें ऐसे रहना है। तो मेरे जो फैमिली है उसमें ये कल्चर है ही नहीं कि आपको सूट ही पहनना है या फिर आप घूंघट ही करोगे या दुपट्टा सर पे ही रखोगे, ये कल्चर है ही नहीं। तो जैसे आपकी रेफरी बनने की जर्नी है, तो कभी ऐसा नहीं लगा आपको कि मतलब प्लेयर ज़्यादा बेटर है, क्यों आपने इतनी जल्दी रिटायरमेंट ले लिया, अब रेफरी वाला काम, मतलब ऐसा लगा नहीं आपको कि नहीं अभी तो मैं खेल सकती हूँ बहुत? लाइक मैं देखा जाए तो मैंने 10-11 साल खेला है। तो अगर एज अ प्लेयर देखा जाए तो बहुत लंबी जर्नी रही है, मैंने बहुत लंबा खेला है। एंड उसके बाद मुझे था कि मुझे सेकंड कैरियर को बढ़ावा देना है, तो मेरा रेफरिंग कैरियर बहुत अच्छा है। लाइक मैंने बहुत अच्छे लेवल की रेफरिंग की है। फिर मेरा इंटरनेशनल डेब्यूट हो गया, एशिया लेवल पे मैं एज अ रेफरी काम कर रही हूँ। मैं खेलती हूँ, आज भी हूँ, मैं खेल रही हूँ, ऐसा नहीं है। मैं अभी भी 15s की अपनी क्लब की कैप्टन अभी तक हूँ। जल्दी कैप्टन अनाउंस होंगे नेक्स्ट ईयर के, जब भी सीज़न आएगा। तो मैं अभी भी कैप्टन हूँ और मैं अभी भी खेल रही हूँ। बट मैं अभी इंडियन लेवल पे नहीं खेल रही हूँ, इंटरनेशनल लेवल पे नहीं खेल रही हूँ, बस वैसे मैं खेल रही हूँ, अभी भी खेलती हूँ। अच्छा, आपको लगता है कि अब जैसे अभी आप बता भी रही थी अब तो पैसे वगैरह मिलने भी लगे हैं, तो आपको लगता है कि स्कूल एजुकेशन में भी रग्बी को अब शामिल करना चाहिए? हाँ, तो स्कूल में रग्बी है। हाँ, मतलब स्कूल मैं में जहाँ पढ़ती थी मुझे लगा वहाँ 2-3 ही खेलते, रग्बी तो हमने सुना ही नहीं था उस टाइम अब पे। स्कूल में रग्बी बहुत अच्छे ग्रास रूट लेवल पे स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ में हर जगह रग्बी आ चुकी है। अब बस वो ये कि हम जितना अवेयर करा सकते हैं बहुत जगह, क्योंकि डेवलपमेंट स्पोर्ट्स है तो अभी भी बहुत जगह रुका हुआ है, बहुत जगह लोगों को नहीं पता है कि ये स्पोर्ट्स होता कैसे है। लेकिन है, प्लेयर्स को जॉब भी मिल रही है, पैसा भी मिल रहा है। और आपको लगता है कि दिल्ली के अलावा, जैसे दिल्ली में तो हम आपको जानते हैं, मतलब मैं रग्बी प्लेयर्स को मेरे ख्याल से तो एक होता है ना, जैसे विराट कोहली का नाम है या फिर अगर आप स्मृति मंदाना का नाम सुने, एकदम नाम ऐसे जुबान पे चढ़ जाते हैं। Yes. ऐसे मैंने रग्बी प्लेयर्स के ऐसे नाम नहीं सुने। अब देखो, अगर हम कंपैरिजन कर जाएं कि क्रिकेट इतने लंबे समय से मेंस वुमेन्स टीम खेल रही है, लेकिन वुमेन्स की टीम का जो हाईलाइट होना शुरू हुआ है वो वुमेन प्रीमियर लीग के बाद ही आए हैं। उससे पहले उनको भी पूछा नहीं जाता था, वो कहीं भी नहीं थी। वुमेन्स की क्रिकेट टीम को नहीं पूछा जाता था, सिर्फ मेंस की टीम थी। वुमेन्स प्रीमियर लीग के बाद हमारी वुमेन्स टीम बहुत से फ्रंट फुट पे आ गई है और लोग उनको बहुत वो कर रहे हैं। तो क्रिकेट इतना ऑलरेडी इतने हायर अमाउंट का स्पोर्ट्स है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट्स है, लाइक फाइनेंशियली हर तरह से। तो उसमें ही वुमेन्स टीम का फेस अब आया है और रग्बी ऑलरेडी डेवलपिंग स्पोर्ट्स है, अभी तो सिर्फ डेवलप हो रहा है। तो इसलिए अभी भी हाईलाइट में प्लेयर्स में इतना हाईलाइट नहीं है कि हाँ अच्छा इंडियन प्लेयर ठीक है। एशियन गेम्स में जैसे आप सेलेक्ट हो जाती है और कोई भी प्लेयर सेलेक्ट हो जाता है, अब तो मेरे ख्याल से शायद उनको जॉब वगैरह भी मिल जाती है ना डायरेक्टली। आप एशियन गेम्स खेल रहे हो मतलब लाइक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत हायर लेवल का टूर्नामेंट है, वो हायर लेवल का कंपटीशन है। बड़ा अफसोस है कि हम 12 प्लेयर थे, 3 प्लेयर दिल्ली से थे एंड उन 9 प्लेयर्स को जो बाहर स्टेट से सबको पैसा मिला है, सबको जॉब मिल गई है मोस्टली। हम 3 प्लेयर्स को ना जॉब मिली है ना पैसा मिला है, हमें ज़ीरो पैसा, ज़ीरो सपोर्ट। बट क्यों?
लाइक इतना अच्छा खेलने के बाद भी हमें कोई नहीं जानता। एशियन गेम्स खेलना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात देन है। हमें कोई नहीं जानता। तो एटलीस्ट इस चीज़ में तो सपोर्ट होना चाहिए कि एक प्लेयर को एटलीस्ट वो इतने साल मेहनत करते हैं तो उसको फाइनेंशियली सपोर्ट तो होना चाहिए। अच्छा, मैंने ना जैसे इंडिया में क्या होता है ना, अगर जैसे शादी हो गई आपकी तो शादी के बाद आपकी जो है कास्ट चेंज आएगी, पर जैसे आपका नाम है ना प्रिया बैसला ही है, हाँ तो मैं अभी मुझे तो लगता भी नहीं शायद लोगों को पता होगा कि आपकी शादी के बाद कास्ट क्या है। हाँ तो पहले हाँ आप मुझे कास्ट बता दीजिए। मतलब जो मेरे हस्बैंड का सरनेम है वो देसवाल है। देसवाल। हाँ और मेरा बैसला है। तो मैंने ऐसे कहीं पे लिखा हुआ या किसी भी इंटरव्यू में आपके मुंह से भी नहीं सुना, ऐसा क्यों? तो पहली बात तो मेरे हस्बैंड ने कभी नहीं बोला कि तुझे सरनेम चेंज करना है, प्लस इसमें बोलने वाली कोई चीज़ है नहीं। तो मेरा नाम प्रिया बैसला ही है, मुझे दुनिया प्रिया बैसला से ही जानती है और मुझे नहीं लगता मुझे अपना सरनेम चेंज करना चाहिए और इसका कोई रीज़न भी नहीं है। करें क्यों? मेरे हस्बैंड की उनकी खुद की एक आइडेंटिटी है, उनका सरनेम है। मेरी खुद की एक आइडेंटिटी है, मेरा खुद का सरनेम है। एंड मुझे नहीं लगता सरनेम चेंज करने से ही आपको टैग मिल जाएगा कि आप कहाँ से रिलेट करते हो या कहाँ से हो, क्योंकि जो मेरी आइडेंटिटी है वो मुझसे है ना, और वो मुझे ही शो करेगी ना, वो मैं कैसी हूँ क्या है मेरी आइडेंटिटी मेरे टैग से है। तो उसमें ज़बरदस्ती ये ऐड करना मुझे लॉजिकल नहीं लगता और आई थिंक करना भी नहीं चाहिए। पर ऐसा नहीं है कि ये तो मैंने आज तक सिर्फ बॉलीवुड में सुना था कि वो लोग अपना ना सरनेम चेंज नहीं करते, बट अब नॉर्मल लोगों को क्या होता है, पेरेंट्स ही बोल देते हैं, पेरेंट्स हाँ नहीं, हस्बैंड नहीं, मतलब बहुत सारे रिलेटिव बोल बोल देते देते हैं हैं। कि क्या बोलते हैं, देखो लड़की कितनी कितनी तेज है, हाँ अब हाँ तक अपना ही सरनेम लगा रखा है, लड़के का तो कुछ है ही नहीं, पता कैसे चलेगा इसकी शादी हो रही है। बल्कि मैंने तो बोल रखा है कि मैं तो चेंज नहीं करूँगी भाई। तुम अपने नाम में बैसला लगा सकते हो तो बात अलग है, तो अगर रिलेट करें वो भी अपने नाम में बैसला नहीं लगाएंगे। अगर मैं उनको बोलूँगी कि आप अपने नाम में बैसला नहीं लगाएंगे तो मेरा माइंड सेट है कि मुझे भी नहीं लगाना है, तो उन्हें भी लगाना नहीं चाहिए। और मैं तो ये भी बोल देती हूँ, कल को अगर हमारे 2 बच्चे हो गए ना, एक का बैसला लगा देंगे, एक का देसवाल लगा देंगे, दोनों खुश। तो क्यों अपना सरनेम नीचे कर रहा है, दोनों लगा देंगे, क्या ही जा रहा है। अच्छा, मेरा एक और क्वेश्चन था, आपकी लाइफ ना जैसे आपने बोला है मतलब काफ़ी चिल लग रही है आपकी लाइफ ना, तो ऐसा है क्या कि मतलब लाइक आपका सास के साथ अपनी बहुत अच्छा रिलेशन है, मदर की साइड से तो जैसे आपका दिख ही रहा है, पर मदर इन लॉ की साइड से बहुत एक स्ट्रॉन्ग सा कनेक्शन है। मेरी शादी को 1 साल हुआ है, पर वो मुझे बहुत मतलब बेटी की तरह ही रखते हैं मुझे। मैं अपने हस्बैंड को ये बोलती हूँ कि मुझे घर में बहू फील नहीं करना है, क्योंकि जिस दिन आप बहू फील कर लोगे ना आप नहीं रह पाओगे। आप जिस कल्चर से निकले हो, अगर आपको बहू वाली फीलिंग आ गया, नहीं आपको ऐसे ही बैठना है, आपको सीधा ही बैठना है, आपको थोड़ा झुक के ही बैठना है, आपको ये अगर इस तरह का माहौल आपको मिले आप नहीं रह सकते, और मैं तो बिल्कुल नहीं रह सकती। तो मेरे हस्बैंड से मैंने हमेशा मैं बहू की तरह तो मैं रह नहीं सकती, मैं बेटी की तरह ही रह सकती हूँ। बेटी की तरह रहूँगी तो ज़्यादा अच्छी रह सकती हूँ, मेरा ही मानना है। तो मेरी जो मदर इन लॉ है वो भी ऐसी है, वो मुझे बेटी की तरह ही रखती है। तो अच्छा ये पहन ले, ठीक है, ये क्यों पहन रखा है, कंफर्टेबल नहीं है तो कंफर्टेबल कपड़े पहन ले, तो वो मुझे कभी भी नहीं टोकती हैं। और जितना भी मेरा उनके साथ अभी तक का टाइम स्पेंड हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है, और वो मुझे कभी भी किसी की चीज़ के लिए नहीं टोकती हैं। एंड उनको पता है कि वो थक के आई है, प्रैक्टिस करके आई है, या फिर ये लोग ट्रेनिंग से करके आए, रेस्ट कर लो, चलो कुछ खा लेते हैं, कुछ बना लेते हैं। तो वो मुझे बेटी की ही तरह ट्रीट करती है, वो बिल्कुल बेटी की तरह ही रखती है। अब कैसे बनाया आपने ये कनेक्शन? मतलब लाइक होता है ना लोगों को, तो ये होता है ना कि यार हमारी बहू आई है, नई बहू है, चलो इसके हाथ का खाना खाएंगे, नई बहू है ये काम करेगी। नहीं मतलब लाइक मेरे को मैं थोड़ी सी चुलबुली, मेरे को मस्ती मजाक एंड मतलब मज़े में रहना पसंद है, सबके साथ बैठ के हंसना पसंद है नॉल। तो मैं हमेशा से यही चाहती थी, और मैंने बहुत अच्छी चीज़ देखी उनके घर में, ये कल्चर पहले से ही था कि सब एक साथ बैठते हैं, सब एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं। वैसे तो क्या होता है कि अगर बहू कमरे में है और सास ससुर भी हैं, ससुर जी आपके हैं, तो आप बैठ नहीं सकते, या फिर आपको कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना पड़ेगा। बट मैं जब फर्स्ट टाइम वहाँ पे गई ऐसा था ही नहीं कुछ। तो फर्स्ट वर्ड मेरे फादर इन लोग के यही थे कि क्या कहते हैं, बेटा यहाँ तो सब ऐसे ही बैठते हैं, तो ऐसे शर्माने की जरूरत नहीं है, खुश होके सबसे बात करनी है और सबके साथ आराम से रहना है। तो बहुत चिल है। तो मैं तो
पापा इधर बैठते, मम्मी इधर बैठते, पीछे बैठ के मैं बातें करती हूँ। तो मुझे ऐसे ही पसंद है। मैं अपने घर रहती थी, मैं वहाँ पे ऐसे ही, मेरी सिस्टर्स या भाई बहनों के या मम्मी पापा सबके यहाँ मैं बहुत ज़्यादा, मेरे को बातें करना एंड चिल रहना पसंद है। तो मैं यहाँ भी, मैंने स्टार्टिंग से यही क्रिएट किया है। मैं स्टार्टिंग से ऐसी बात करती हूँ, ये हो गया वो हो गया, तो फिर धीरे धीरे उनको भी इंटरेस्ट होता है कि हाँ बात कर रही हैं, तो धीरे धीरे उनको भी मेरे से ऐसे लगाव हो गया कि हाँ ठीक है चिल। तो मैं इसलिए उनको भी अच्छा लगने लगा है मेरे साथ। अच्छा, तो अब आप मुझे अपनी तरफ से कोई एक मैसेज जो आप देना चाहती हैं विमेन को लेके, खासकर ना उनको, कई बार क्या होता है ना, जैसे मैंने ही अभी आपसे कहा कि अगर शायद अगर आपकी जगह मैं होती ना, अब आप एक ऐसे स्पोर्ट्स में जहाँ पे आपको पैसा नहीं मिल रहा है और इतने ताने और सुनने को मिल रहे हैं, पूरे घर वाले सुना रहे हैं आपको, मैं तो छोड़ देती। बट कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर पैशन तो है बट वो सपोर्ट नहीं है, उनको आप क्या कहना चाहेंगे ऐसी महिलाओं को? मैं तो सब गर्ल्स से यही कहना चाहूँगी, सबसे पहले तो लाइक घर वाले सपोर्ट, फैमिली का सपोर्ट, सोसाइटी, सब कुछ सेकंड है। आप अपने मन को ठान लो कि मुझे करना है, देन कोई आपको रोक नहीं पाएगा। बेटियों के साथ सिर्फ बैठने की ज़रूरत है और उनके साथ बैठ के हाथ पे हाथ रख के बस ये कहने की ज़रूरत है, बता तेरे मन में क्या है। जिस दिन ये किसी के घर के माँ बाप ने पूछ लिया तेरे मन में क्या है, तेरी इच्छा क्या है, मैं बोल रही हूँ इतने प्लेयर्स, इतनी स्ट्रांग वुमेन्स बाहर निकल के आएंगी ना, और वो बहुत कुछ कर जाएंगी, बहुत कुछ। आपने ये बात बहुत अच्छी बोली कि लड़कियों को ना बस एक हल्का सा सपोर्ट की जरूरत है, पूछने की जरूरत है बस, उसके बाद देखो वो खुद ही आसमान छू जाएंगी। ये फैक्ट है, आप बस उन्हें पर दो तो तैयार है उड़ने के लिए। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बोला एक कदम ही है जो आप सब कुछ बदल सकता है, बट वो कदम बहुत मुश्किल है। हम तो बहुत बाहर की दुनिया में रहे हैं, दिल्ली जैसे शहर में रहे हैं, तो हमने शायद चीज़ें अचीव कर ली। ऐसे ऐसे गांव में बेटियां हैं जिन्होंने दुनिया देखी ही नहीं है, और वो फाइनेंशियली छोड़ो, फैमिली छोड़ो, वो फिजिकली, मेंटली, सोशली इतनी ज़्यादा स्ट्रेसफुल है। तो उनके साथ तो बस एक सपोर्ट की ज़रूरत है बस, तो हो जाएंगी सारी चीज़ें। थैंक यू सो मच प्रिया जी अपने थॉट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो ये थी हमारे साथ प्रिया बैसला, जिन्होंने मतलब एक होता है कई बार आप ना स्टक कर जाते हो लाइफ में और वहाँ पे बस आपको एक डिसीजन लेने की देर होती है कि आपने एक बार ठान लिया और उसके बाद आप क्या कर जाओगे, फिर उसके बाद दुनिया आपसे पूछेगी। वो वाला मोमेंट आपको क्रिएट कैसे करना है, वो प्रिया जी ने अपनी लाइफ में करके दिखाया है। तो आई होप आपसे से आप सबको इस सब से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो ऐसे ही हमारे पॉडकास्ट देखने के लिए बेटी और अम्मा को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच प्रिया जी। थैंक यू सो मच।